हाय एवरीवन, आज हम मिल रहे हैं ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ और आज मैं वो पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ। हम खुद भी अपनी लाइफ में एक फ़ेज़ में आते हैं जहाँ हम डिसाइड करते हैं मेडिकल लें कि नॉन मेडिकल लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें, और इनमें से जो भी सेलेक्ट करें उसकी तैयारी कैसे होगी। और स्पेसिफिकली अगर मेडिकल या नॉन मेडिकल लेने का अब मूड बना ही लिया है कि मेहनत करनी है, तो उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि बचपन में ही उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जब आप 8 साल के हैं, 9 साल के हैं, 10 साल के हैं। बहुत लोग हैं जो बहुत अर्ली शुरू कर लेते हैं, पर व्हाट इज़ द राइट वे? वो एक करेक्ट पाथ जो है ना, वो एक जो मेंटरशिप है वो बहुत ज़रूरी है। और आज इस पॉडकास्ट में, शाइन विद स्वाति पॉडकास्ट का जो एक बार है वो रेज हो गया है, बिकॉज टुडे आई हैव विद अस मिस्टर दीपक गोयल। ही इज़ फ्रॉम IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस ब्रांच विद 138 रैंक। उन्होंने वो challenges क्रॉस किए हैं एंड देन ही हैज़ बीन देयर, एंड above that he has taught for 14 years to the students for clearing medical and non-medical preparations. And I think ऐसा कोई IIT नहीं है जहाँ पर इनके students नहीं है. So I am really excited, sir, today, because the Deepak sir, as everybody calls you like that, and today I have so many questions which all parents generally have. And I've seen कि आपकी अपॉइंटमेंट के लिए लोग टाइम लेते हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा काउंसिल कर दो हमारे बच्चे को कि क्या मेंटरशिप होती है, कैसे प्रिपरेशन होती है। सो सबसे पहले, बिकॉज आप खुद ये साइकिल से सबसे पहले निकले और आपने ये क्लियर किया, राइट? तो हाउ वाज योर जर्नी लाइक? थैंक यू स्वाति जी फॉर अ लवली इंट्रोडक्शन. अब थोड़ा चीज़ें चेंज हो गई हैं मेरे एंड पे. लास्ट ईयर आई वाज लकी इनफ टू सेल ऑफ माय वेंचर टू वन ऑफ द यूनिकॉर्न्स फॉर क्वाइट अ हेफ्टी अमाउंट. इट वाज अ गुड एग्जिट फॉर मी. एंड पोस्ट दैट अब मैं ब्लॉकचेन में आ गया हूँ. आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन टेक्नोलॉजी टू जस्टिफाई व्हाट ऑल आई हैव स्टडीड फॉर ऑल दीज ईयर्स. ट्रू. तो अब एक ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी है ICP, उसका इंडिया हब है, उसे हम लीड कर रहे हैं अलॉन्ग विद माई co-founder. So I'm the co-founder of Cruisefare ICP India Hub now, वाओ. where we are incubating a lot of blockchain-based startups, also setting up chapters across different colleges. तो जो एक पर्सपेक्टिव 14 साल की टीचिंग करियर से नहीं मिल पाया, वो इन पर्सन इन कॉलेजेस को विजिट करके ज़्यादा बेटर मिल पाया. Like I've been able to cover more than 70 colleges in last 1 year or so. In person, giving talks to those students, covering more than 20,000 students in those colleges. तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव है और थोड़ा समझ भी आ पाया है कि लाइक व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन डिफरेंट टीयर्स ऑफ द कॉलेजेस, लाइक Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 में कैसा है, क्या सिनारियो है, वो सब चीज़ें थोड़ा और कंप्लीट पिक्चर एक सामने आ पाया है. आई नो, आई थिंक ये फुल प्रूफ पैकेज हो गया. पहले की तैयारी कैसे करनी है और उसके बाद हर कॉलेज कैसा है, हर Exactly. कॉलेज क्या वैल्यू दे रहा है. सो आई Exactly. थिंक, एंड वी आर, आई एम फुल ऑफ विद क्वेश्चंस नाउ, राइट? कि अब इट्स लाइक हम, जो मेरे ऑडियंस भी है उसमें, हम जो बच्चे हैं वो छोटे हैं, Exactly. 7-8 साल से बच्चे हैं. पर बिकॉज बहुत सी जगह पे कि हम ये सुनते हैं, और अपने टाइम भी ये देखा है कि बच्चे बहुत अर्ली शुरू हो जाते हैं, पेरेंट्स उनको एक एनवायरनमेंट बहुत अर्ली देना शुरू कर देते हैं. आपके अकॉर्डिंगली ये कितना इम्पोर्टेंट है? लाइक लकीली इवन आई हैव 2 kids, एक 6 साल की बेटी और 8 साल का बेटा. तो दे आर इन दैट सेम एज ग्रुप जो pretty much आपके ऑडियंस का भी एज ग्रुप है. And I have my different take on it because during my childhood also my parents never pushed me कि पढ़ो ये सब करो. Till my 9th class, even in I would say till my 10th class, इतना ज़्यादा pressure तो घर पे नहीं था. But yes, there was a lot of freedom कि अपने dreams chase करो, be as innovative as possible with things. और I was into physics, model making a lot, जबकि मैं subject में physics में उतना अच्छा नहीं था, but practical knowledge of the subject बहुत deep में पता था because I used to do lot of stuff. और बाद में जब मैं अकेडमिक्स में सीरियस हुआ तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है. एंड फ्रॉम अ किड्स पर्सपेक्टिव आई डोंट थिंक सो यू नीड टू पुश देम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. अब जैसे हो गया कि बहुत लोग कोडिंग ये सब चीज़ों की तरफ भी जाने लग गए हैं. आई डोंट थिंक सो दैट्स इवन रिक्वायर्ड एट दैट एज. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बनाना है तो इट्स बेटर यू गिव देम एन एक्सपोजर ऑफ द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट. लाइक विद माई किड्स व्हाट आई डू, आई encourage them to learn a music instrument. अगर वो वोकल्स में, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में सीखें, nice. something which becomes their hobby even post their retirement also, something to bank upon. Like even I'm also learning one musical instrument at this age. I really wish if I could have learned it at an early age, it would have really helped. Along with that, मुझे लगता है एक स्पोर्ट्स पिकअप करना बहुत ज़रूरी है. मतलब I was lucky that my physical health would not
suggest that, but I was lucky कि in my prime years I was associated with sports a lot. और उससे somehow थोड़ा फेल्प तो रहा है. अदरवाइज जितना हेक्टिक है आगे लाइफ आपका एंड ऑल, तो इफ यू डोंट हैव दैट पैशन फॉर स्पोर्ट्स तो दैट रियली गोज इन अ नेगेटिव वे ऑल्सो. तो बच्चों के लिए आई पर्सनली फील पिकिंग अप अ म्यूजिक instrument or anything related to music, anything related to sports, anything that interests them, that's something which gives them a new dimension. Right. Or एक important aspect would be if they can get exposed to environments where they could have public speaking as a part of their learning curve, कि वो openly जाके platforms पे बोलना शुरू करें. ऐसा नहीं है कि आपका लैंग्वेज स्किल बहुत टॉप नॉच चाहिए, आपका अगर लैंग्वेज स्किल उतना अच्छा नहीं भी है तब भी आप उन्हें इंकरेज करें कि वो बोलें. बिकॉज आई क्लियरली रिमेंबर 20 ईयर्स की एज तक भी मुझे किसी से फ़ोन पे कन्वर्सेशन करने में भी हेजिटेशन होता था कि यार ऑर्डर करना पिज्ज़ा कैसे करें, ये सब चीज़ें, बिकॉज ऑब्वियसली वी नेवर हैड दैट काइंड ऑफ एन एक्सपोजर. राइट. और डिफरेंस भी है. इफ़ यू लुक एट द वेस्टर्न वर्ल्ड, if you will ask a kid ki how was your day, तो they know how to express it. हमारा इंडियन एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा हाँ ठीक ठाक करके निकल गया, और जब उन्हें कहीं प्लेटफॉर्म पे बोलना होता है तो वो मम्मा की लाइक चुन्नी पकड़ के पीछे कोने में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो दैट इज समथिंग विच आई थिंक कैन बी चेंज एट एन अर्ली एज. यू कैन ब्रेक दैट आइस एंड कैन गिव देम दैट एनवायरनमेंट. आपने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि ये जो फंडामेंटल चीज़ है ना, इस पे तो फोकस करना ही चाहिए कि बच्चे का जिस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, जिस मतलब और करिकुलर में या पैशन है, म्यूज़िक है, और उसको पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपोजर मिलना चाहिए, सो दैट एक कॉन्फिडेंस और एक लीडरशिप क्वालिटीज़ आती है. राइट. एंड पर्टिकुलरली अगर मैं वापस आऊँ मेडिकल नॉन मेडिकल की जो तैयारी है, उसमें बच्चे को मतलब फ्रॉम द अर्ली एज कोई पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना चाहिए कि और पेरेंट्स शुड not make fuss around. Problem solving skill बच्चा real world environment से ही सीखेगा. Once you go into the environment, you start solving real life small problems. Right. वो important है. और एक element मुझे क्या लगता है कि apart from the preparation cycle, if you really want to excel, because ultimate aim is not to crack the exam. Ultimate aim is to become a successful engineer, doctor, all those things. वहाँ आपका interpersonal skill, आपका social skill बहुत ज़्यादा important होता है. मतलब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप ये नहीं देखते हैं वो एम से पास आउट, आप ये देखते हो कि उसका ओवरऑल डीलिंग, ओवरऑल जो एक ऑरा है वो किस तरह का है, एंड दैट इज हाउ द वर्ड ऑफ द माउथ स्प्रेड्स. तो इवन इवन वी बिन हायरिंग लॉट ऑफ इंजीनियर्स ऑफलोड, सो उसमें भी हमें ये रहता है कि वेदर द पर्सन इज हैविंग लाइफ बियॉन्ड वर्क और नॉट. बिकॉज अगर वैसा नहीं है तो दे विल नेवर बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम. वो हमेशा वो थोड़े नैगिंग और थोड़े इरिटेटिंग से टीम मेंबर्स रहेंगे जिनके साथ कोई भी काम करना नहीं चाहता. तो वो सब स्किल्स इन एज में बिल्ड करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वंस दे विल गो इनटू हार्डकोर स्टडीज दे विल नेवर हैव दैट सोशल एक्सपोजर, सो द EQ एलिमेंट विल नेवर गेट डेवलप्ड. सो जो ये टाइम एज जो एज है फ्रॉम 6 to या 8 ऑनवर्ड्स टू 11-12 वाला जो एक 3-4 years है, उसमें बच्चे को अपनी पर्सनल सेल्फ ग्रोथ पे लगाना चाहिए. Exactly. Because ये चांस उनसे दोबारा कभी नहीं मिलने वाला. They will never get that chance. Maybe college life, they have that little freedom where they can still take up certain different activities. But beyond that, I don't think so. और work life में तो बहुत मुश्किल हो जाता है. True. So जैसे बहुत सारे आजकल है कि coding for 7-year-old, AI for 8-year-old. तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? क्या बच्चे को सिखानी चाहिए, या आप मुझे ये बताइए 10 years down the line, 20 years down the line, which skill is going to be the most important skill? Technology is evolving in such a way that majority of these hard skills like coding and all will become obsolete, because काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिस्टम ड्रिवन करके देना हो जाएगा शुरू. एक स्किल है जो मुझे लगता है कभी ऑब्सोलीट नहीं होगा, शायद और इन डिमांड होगा, वो पीपल स्किल होने वाला है. The how you're going to basically manage your teams, how you basically behave when you're in that public domain, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हार्ड स्किल है आज की डेट में. लाइक व्हेन वी आर इंक्यूबेटिंग स्टार्टअप्स, जब हम स्टार्टअप्स को फंडिंग देते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि वो IIT से है किससे, हम ये देखते हैं कि कल वो टीम बिल्ड कर पाएगा, कल वो इन्वेस्टर्स के सामने बैठ पाएगा, मतलब ऑल दो स्किल्स. तो पीपल स्किल डेफिनेटली इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल. तो वो सबसे अंडररेटेड स्किल है. बट 10 years 20 years down the line, and you can listen to any successful entrepreneur today also, they will, I think, resonate with this thought that rest of the things you can pick up, but people skill up नहीं सीख सकते जल्दी. तो that has to be inculcated from a very early age. कि बच्चे के अंदर आप वो environment वैसा create करें ताकि वो
एक लीडर, बॉर्न लीडर जिसे हम कहते हैं ना, उस डायरेक्शन में वो अपने आप को ग्रूम कर सके, राइट. वो बहुत डिफरेंट होने वाला है. सो दिस इज समथिंग अगर बच्चे का नेचुरली बेंट है टू लर्न कोडिंग, कुछ AI है, दैट इज डिफरेंट, बट पेरेंट्स शुड नॉट. एग्जैक्टली. अगर इस टाइम पे लाइक इफ दे हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एनीथिंग, वो तो आपको बिल्कुल नहीं रोकना है. बिकॉज अगर कल आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना सकते हो तो इससे अच्छी ब्लेसिंग नहीं हो सकती है. बिल्कुल. They are the most, I would say, chosen ones or the blessed ones who are lucky enough to take their passion to a professional level. Right. तो अगर आपका बच्चा उस डायरेक्शन में चला जा सकता है तो you are the most, I think, say, the luckiest parents around, because आपने उसे ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म दे दिया है जिसमें वो ऑटोमेटिकली एक्सेल कर ही जाएगा. राइट. और कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, कोई मंडे ब्लूज ये सब नहीं होगा उसके साथ. एग्जैक्टली. सो आई थिंक जब हम कहते हैं ना कि नहीं, साथ वाले का बच्चे ने ये क्लास ज्वाइन करी है, तुम भी ये करो, इंस्टेड दे शुड फोकस ऑन व्हाट देयर योर किड्स पैशन इज, और उसका कहाँ इंटरेस्ट है, और उसको ही हमें होन करना चाहिए. देखो, द इंडियन सोसाइटी इज राइट नाउ द मोस्ट कंफ्यूज सोसाइटी इफ आई टॉक अबाउट देम, बिकॉज द वेस्टर्न वर्ल्ड इज मूविंग इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन. दे आर एटलीस्ट रियलाइजिंग इट नाउ, वी आर नॉट. कल अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा तो वो यही आएगा कि लोग बहुत सेंट्रिक होते जा रहे हैं, बिकॉज दे नेवर गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू चूज थिंग्स फॉर देमसेल्व्स. एंड आई हैव सीन दैट इंटरैक्टिंग विद all the top colleges of the country. Like whenever we've gone for seminars, webinars, whatever interactions we have had on the ground, वो X factor जो हमें अपने seniors में दिखता था, अपने batches में दिखता था, वो अब काफ़ी हद तक मिसिंग होने लग गया. बिकॉज अगर आप IIT की इन जनरल बात करते हैं तो बच्चा 6th-7th क्लास से शुरू हो जाता है. Right. तो जो आपके सबसे ईजी फॉर्मेटिव ईयर्स थे, जहाँ आपका EQ डेवलप होना था, Right. आपका सोशल एक्सपोजर ही नहीं है. राइट. तो बाय द टाइम यू get into a college, you don't know how to even interact with your roommate. बिल्कुल सही. तो उसके साथ तो बहुत मुश्किल है टू सर्वाइव इन दिस आई थिंक एनवायरनमेंट. वो जब तक वो IT क्लियर करता है तो वो पूरा बर्नड आउट भी होना ऑब्वियस नहीं है. बर्नड आउट से ज्यादा आपको पता ही नहीं है इसके बियॉन्ड भी लाइफ है. आपको यही लगता है कि मैं यही सब कुछ है, एवरीथिंग. इट्स लाइक दैट बी स्ट्रैप की, मतलब वो जो एक Yes. बी इन द जार. And the coaching institutions have inflated your ego to such a level that you don't consider the environment even up to your level. आपको लगता है कि हम इनके beyond जा चुके हैं. तो you're not able to absorb also from the तो environment. उनमें एक सुपीरियरिटी फीलिंग भी रहता रहती है Yes, कि exactly. we are somebody. Way back, 2014 if I remember correctly, उस साल एक edtech startup था which was acquired by Reliance later on. So उसके फाउंडर से आई हैड अ वेरी गुड डिस्कशन. तो उन्होंने उस ईयर जो टॉप 1, 2, 3 रैंक थे IIT JEE के 2014 if I'm not mistaken, उनको मुंबई बुलाया एंड दे अरेंज्ड टॉक्स विद द CXOs of different top companies, Okay. बड़े startups and all, and those kids were not interested. They said, then what, ये तो हम कर ही लेंगे, कभी भी मिल जाएगा हमें. Oh. तो just imagine the kind of inflated egos that they had, कि आप अभी कॉलेज एंटर भी नहीं किए हैं, आप जस्ट अभी एक rank एग्जाम निकाले हैं. क्रैक करके आए हैं, एंड यू आर गेटिंग insane opportunities on platter and you're not even ready to take it up because you don't know how to absorb that kind of opportunity. So उस from an तरह का environment. EQ रखना. So I think बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट है इस एज में सोशल इंटरेक्शंस कराना, उनको उनकी फील्ड में इंटरेस्ट, जिस चीज़ में भी उनका इंटरेस्ट है उसको और होन करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन starting studying sciences at the very early Exactly, age. because you have to understand one thing very clearly. जो competition exams हैं, be it UPSC, be it JEE Advanced, be it NEET UG, they are having certain algorithmic way to them. तो उनको क्रैक करने की कुछ वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो एक उन एग्जाम्स के पीछे एक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है. Right. अगर आप उसे अनरैप कर लेते हैं तो आपको इतनी इंसानिटी की जरूरत नहीं है. Right. और कुछ हैं मेथोडोलॉजीज जो हम डिस्कस करेंगे आज, और I am आई so विल बी looking शेयरिंग forward, देम yes. फॉर श्योर. जो बच्चा किसी भी एज में अगर पिक करता है Right. और उससे स्मार्टली अपने करिकुलम का पार्ट बना लेता है तो यू कैन ईजिली क्रैक इट. ऐसा नहीं है कि गेटिंग इनटू टॉप कॉलेजेस इज रॉकेट साइंस और समथिंग, बिकॉज जो करते हैं वो भी इंसान है एंड ऑफ द डे. एंड इवन ड्यूरिंग माई ईयर्स व्हेन आई वाज एट IIT दिल्ली, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इतने हार्ड वर्किंग नहीं थे, बट दे जस्ट न्यू हाउ टू क्रैक दोज एग्जाम्स. और इवन व्हेन दे शिफ्टेड टू अदर कॉलेजेस फ्रॉम IIT, like graduating from IIT and going to other colleges like Stanford,
IVs in US और yes. these IMs हो गए and all हो गए, they knew how to crack those Exams. exams and that's why we see कि top colleges से बाकी exams में भी इतने बच्चे toppers बन के आते हैं बिल्कुल। because उन्होंने somehow वो recipe crack कर ली होती है। I'm really interested to know that recipe actually. So it is like now coming out, हम ना ये बच्चों की एज के वाइज चलते हैं. So we covered जब बच्चा छोटा है तो हम the main आज जो मेरे लिए टेक होम था कि बहुत जगह से सुनते हैं कि जल्दी शुरू कराना चाहिए, तो वो नहीं करना चाहिए. बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत नेचुरल फ्लो के साथ जाइए. Yes. So now if अगर मेरा बच्चा उस अब एज में आ गया, वो 9th 10th 11th 12th इस एज ग्रुप में आ गया है, सो 9th से भी क्या कुछ पहले माइंड मेकअप या एटलीस्ट क्लैरिटी ऑफ की लाइफ में करना क्या है? 9th-10th में अगर आप साइंसेस की तरफ बच्चे को लेके जा रहे हो, बी इट मेडिकल मीट नॉन मेडिकल, अगर एक स्किल आप बच्चे का स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, मैथ्स, तो 9th-10th में आपको कोई और करिकुलम को टच करने की जरूरत नहीं, आपको कोई एक्स्ट्रा साइंसेस ये सब नहीं करवाना है बच्चों, कोई जरूरत नहीं है. दे विल इजीली बी एबल टू कैच अप. वन सब्जेक्ट पर्टिकुलरली फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो मैथ्स है. मैथ्स में भी अगर आप उनको पजल सॉल्विंग के अराउंड चीज़ें बिल्ड करवा सकते हैं, समथिंग वेयर दे आर ट्वीक्ड टू बेसिकली फाइंड सॉल्यूशंस टू पजल्स. काफ़ी अच्छे फॉरेन ऑथर्स की बुक्स आती हैं इसमें, जैसे कि तो एक आर्थर एंजल करके बुक है. इट्स अ डिफिकल्ट बुक, इट्स नॉट दैट इजी बुक. उससे कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप हल्का हल्का बच्चे को टच करवा सकते हैं. उसके अराउंड कुछ इंडियन ऑथर्स की भी बुक है. एग्जाम्स है जैसे कि NTSC एग्जाम है, वो काफ़ी हद तक मैथ्स ओरिएंटेड एग्जाम रहता है, तो उसमें आप बेबी बच्चे को कह सकते हो कि आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, बिकॉज एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स हैं ये. तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा ट्यून्ड अप होना बेटर शुरू हो जाता है कि हाँ, कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे देखना है. बिकॉज अगर मैं सब्जेक्ट्स को तोड़ूँ, PCM को अगर मैं तोड़ूँ, तो फिजिक्स आपका, अगर आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि IIT JEE में आपने कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्यों कर रहा हूँ? तो रीजन क्या है कि ये 3 डिफरेंट स्किल्स आपके टेस्ट करते हैं. फिजिक्स स्टैंड्स फॉर एनालिटिकल स्किल्स, कि एक प्रॉब्लम को एनालाइज विजुअलाइज कैसे करना है, बॉल आई इस तरह से हिट किया, ये सब एस्पेक्ट को. तो एनालिटिकल स्किल्स आपके फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट में डेवलप होते हैं. जो C है केमिस्ट्री, वो डेटा ड्रिवन है. कि मान लीजिए कल आपको अगर एक आर्किटेक्ट, एक डॉक्टर की लाइफ को स्टडी करना है, तो आप कहते हैं कि एक डॉक्टर, उसका हाथ बहुत साफ है सर्जरी में. ऐसा नहीं है कि वो हाथ धो के हर बार सर्जरी कर रहा है. दैट्स लाइक अ वेरी नॉर्मल थिंग. हाथ साफ का मतलब क्या है कि उनकी मसल मेमोरी इतनी बिल्ड हो चुकी है कि इस पे ये करना है, इस पे ये करना है, इस पे ये करना है. अगर आप एक अच्छे डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बता दें, तो इस तरह से उनके पास डायग्नोसिस होते हैं, बिकॉज उनकी मसल मेमोरी में वो डेटा जा चुका है कि ये प्रॉब्लम के साथ ये होता है, ये प्रॉब्लम के साथ ऐसा होता है. केमिस्ट्री हेल्प्स इन डेटा बिल्डिंग योर मसल मेमोरी. कि मतलब बेसिकली आप 10 पंजाबी से मिले तो आपने एक माइंडसेट बना लिया कि 11वें पंजाबी की कि हाँ, स्टीरियोटाइप यही होता है. केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा, एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एलिमेंट अपने आप में एक अलग कहानी है. तो आपको उस डेटा सेट को दिमाग में रख के कैसे उसे अप्लाई करना है, वो सीखना है. एक आर्किटेक्ट भी यही करता है. एक आर्किटेक्ट को एंगल्स का, सनलाइट का, डायरेक्शंस का, हर चीज़ का आइडिया होता है. वो मसल मेमोरी बनी हुई है. बिल्कुल. बेसिकली आपकी काफ़ी हद तक वो स्किल जो डेटा एनालिटिक्स के ऊपर बिल्ड कैसे करना है, वो आपको केमिस्ट्री सिखाता है. देन कम्स M, मैथ्स का जो मेन स्किल है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है. कि एक प्रॉब्लम को एंड तक आप कैसे लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज जब तक वो फाइनल आंसर नहीं आता, तब तक मैथ्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, जीरो मानते हैं मुझे, जीरो सम गेम है वो. तो एनालिटिकल स्किल, डेटा ड्रिवन स्किल, एंड थर्ड इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. ये 3 स्किल्स बच्चे के टेस्ट होते हैं व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स. मुझे इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन अबाउट द रेलेवेंस ऑफ PCM पहली बार पता चला है ऑनेस्टली. सो इट इज़ लाइक एन आई ओपनर फॉर मी. मुझे हमेशा लगता था यार, इतना हम ये पढ़ रहे हैं PCM में, इतनी डिफ़िकल्ट है, इतने रिएक्शंस हैं और इतने सारे वो एंगल्स हैं, ये डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होने वाले और इतना हम क्यों पढ़े जा रहे हैं, यू नो. इट्स नॉट अबाउट दोज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स गेटिंग यूज. वो भी हो जाता है. आई मेट अ डॉक्टर वे बैक, आई थिंक ऑलमोस्ट 12 years बैक. तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा केस डिस्कस किया था. तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल करके, +1 में पढ़ाते हैं. तो उनके पास एक केस आया जहाँ पे एक बच्चे को किसी ऑर्गन के अराउंड इन्फ्लेमेशन हो रखी थी. तो एक और रेडियोलॉजिस्ट ने, वो रेडियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर, तो काफ़ी रिनाउंड हॉस्पिटल के साथ, तो एक और रेडियोलॉजिस्ट ने बोल दिया कि ये ट्यूमर है. और उस बच्चे का एक हफ्ते बाद PMT एग्जाम था. उस टाइम जो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम होता था. तो अगर आपको पता हो कि आपको ट्यूमर हो, तो अब एग्जाम तो वुड बी द लास्ट ऑफ योर वरीज, आई वुड से. राइट. तो इन्होंने क्या किया, अब होता क्या है, जो रेडियोलॉजी
रिपोर्ट्स होती हैं वो रेडियसेस एंगल्स इनके बेसिस पे जज होता है, बिकॉज एक्चुअल रिपोर्ट आने में टाइम होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल के कॉन्सेप्ट को यूज करके कर्वेचर ऑफ दैट बल्ज, जो वो इन्फ्लेमेशन थी, बता के बोला कि ये सिर्फ इन्फ्लेमेशन है, दिस इज नॉट अ ट्यूमर, डोंट वरी, गो हेड, सब कुछ ठीक होगा। और जब फाइनल रिजल्ट्स आए, डीप जो रिपोर्ट्स होती हैं सैम्पल्स एंड ऑल के बाद, इट टर्न्ड आउट टू बी दैट ओनली। तो अब जिन लोगों को ऑब्वियसली वो इन डेप्थ एप्लीकेशंस आती हैं, वो हर जगह यूजेस निकाल लेते हैं। आई रिमेंबर वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ही वाज इन CMC, जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, तो ही केम अप विद अ ब्यूटिफुल थीसिस where he had explained the consequences of heart attack and also things leading up to heart attack using fluid dynamics. फ्लूइड डायनामिक्स, तो उन्होंने फ्लूइड डायनामिक्स के बेसिस से बड़ा अच्छा रिसर्च पेपर बिल्ड किया था। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब उससे भी एक अच्छा, ऑब्वियसली आप अगर आप सिंपल चीज़ देखिए, जो आप जिम में मशीन्स यूज़ करते हैं जी, वो प्रॉपर बॉडी डायनामिक्स इंजीनियरिंग के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो उन्हें डिज़ाइन करने वाले लोग भी यही हैं जो इन सब चीज़ों के एस्पेक्ट्स को समझते हैं, जो बायोलॉजी भी समझते हैं और बॉडी की बायोडायनामिक्स भी समझते हैं। अदरवाइज इट कैन लीड टू इंजरीज ऑल्सो। और इतने डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी टाइप्स उन्हीं मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं, तब भी सक्सेसफुली यूज़ कर पा रहे हैं। तो ऑल दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्टफ, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि योर स्किल्स डोंट कम इनटू पिक्चर। वो इट वाज जस्ट फॉर सेइंग, यू नो, आई अंडरस्टैंड इतना एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हो रही है और ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके ही बन रही है, राइट? सो मतलब देयर वाज नथिंग आई डाउट दिस, बस मुझे ये बहुत एक नया पर्सपेक्टिव मिला है कि यू नो कि इन सब की एक्चुअली में डेली लाइफ में हमारे को एक ब्रेन लेवल पर क्या बेनिफिट्स है। सो आई मीन दिस वाज ब्यूटिफुल। आई थिंक कमिंग बैक ऑन टू, यू नो, कि हमने डिस्कस किया कि 9th 10th में हमें मैथ्स पे फोकस करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे बच्चे काम करना है सिर्फ। या और वो हम चाहे पजल सॉल्व करें, और यू नो आई थिंक अगर हम बच्चे को ये बोलते हैं कि बेटा मैथ्स पढ़ो, बुक इतनी मोटी ला कर दो, वो वहीं पर बेचारा बेहोश हो जाएगा। पर अगर हम बच्चे को बोल रहे हैं कि पजल्स हैं, ये इसको सॉल्व करके देखते हैं, IQ टेस्ट लेते हैं, अपने किसी फ्रेंड को चैलेंज दो, तो वो बच्चा शायद बहुत क्यूरियोसिटी से करेगा भी। काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं, brilliant.org करके एक वेबसाइट है, दे गिव यू लॉट ऑफ गुड पजल्स। देयर आर फ्यू बैचमेट्स ऑफ माइंड जिन्होंने IIT से पास आउट होने के 15-15 साल के बाद तक भी उन वेबसाइट्स को फॉलो किया है, बिकॉज दे वांट टू ऑब्वियसली कीप देयर ब्रेन्स वर्किंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो वो पजल सॉल्व करते रहते हैं अभी भी। कुछ जैसे बॉडी वर्कआउट होता है वैसे ब्रेन वर्कआउट होना जरूरी है। So they keep on doing it, so they have subscribed to these websites. Brilliant.org is there, other such sources are there, so they keep on, even जो मैंने आर्थर एंजल की बात की, वो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वापस रिविजिट करते हैं just to basically get a good hang of those puzzles again and stuff. So this happens. So and now अब टाइम आ गया है, यू आर इन 11th and 12th, द इयर्स ऑफ योर लाइफ, है ना? कहते हैं ना कि बेटा ये 2 साल निकाल लो और पूरी मेहनत कर लो, तुम्हारे आगे पीछे हर लाइफ सॉर्ट हो जाती है, राइट? और ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा है भी है, Exactly. बिकॉज इन 2 सालों में आपका जो इनपुट वर्सेस आउटपुट रेशियो है वो एक्सपोनेंशियल है। मतलब ऐसा कोई आपका लाइफ का फेज नहीं होगा जहाँ पे आपका 1-1 घंटे का एक्स्ट्रा इनपुट आपकी लाइफ को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। इमेजिन, बिकॉज आप जस्ट देखिए कि आप वो 5-5 नंबर जो एक्स्ट्रा गेन करते हैं एग्जाम्स में, दे कैन चेंज द काइंड ऑफ पीयर ग्रुप यू विल बी इन, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू विल बी इन। तो वो बहुत बड़ा चेंज है। अच्छा, आई रियली वांट टू कम टू द प्रेपरेशन पार्ट, बट मैंने एक चीज़ ना बहुत ट्रेंड में देखी है कि बच्चा 10th तक टॉपर्स में होता है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, क्लास में गागा होता है, बट द मोमेंट वो मेडिकल नॉन मेडिकल में आते हैं और कई बार परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरह गिर जाती है। आई हैव सीन मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई हैव हर्ड लॉट ऑफ सच थिंग्स। तो यहाँ आई एम श्योर यू मस्ट हैव अपने भी लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, ऐसा क्यों होता है जनरली? इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे फ्रेंड ने एक बार पूछा था कि कैट एक एग्जाम है जो MBA में इंडिया में एडमिशन के लिए चाहिए होता है, उसमें इतने सारे इंजीनियर्स को क्लियर करते हैं, या फॉर एग्जाम्पल UPSC जैसा एग्जाम है तो उसमें इतने सारे IITians क्यों क्लियर करते हैं? उसका रीज़न क्या है कि जो प्रिपरेशन साइकिल है फॉर 2 years वो बहुत अप एंड डाउन वाला है। होगा क्या, आपने टेस्ट दिया, आपकी 90 परसेंटाइल आ गई, मतलब 10% लोग आपसे आगे, 90 लोग परसेंट आपसे पीछे हैं। अगले टेस्ट में 95, उसके बाद सीधा 75 भी कर सकती है। तो कई लोग उस झटके से उभर नहीं पाते बिकॉज उन्होंने लाइफ में कभी अर्ली एज में फेलियर देखा ही नहीं होता। तो दैट इज वेयर इवन व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर कैट UPSC, जिन लोगों ने इस ग्राइंड के थ्रू नहीं जाके देखा होता वो लोग भी कई बार गिव अप मोड में आ जाते हैं।
So जैसे कि there's- मैंने काफ़ी सारे कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट से इंटरेक्ट किए जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं, पर वो ये कहते हैं यार अभी 90 थे अब 85 हो गए, फिर 70 हो गए, हमारी बस होगी, हम नहीं दोबारा ये कर सकते, ऐसे नंबर ही नहीं आते. फॉर साइंस स्टूडेंट दे हैव गॉन थ्रू दिस ग्राइंड सिग्निफिकेंटली सो मेनी टाइम्स कि वो धीरे 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 जानते हैं कि इंचेस जोड़ने कैसे हैं. तो यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस है कि टॉपर को वो झटका बर्दाश्त करना एक बार नहीं आता. नहीं आता. सो आई थिंक हम जब बच्चे के फेलियर्स होते हैं स्पेशली बिफोर 10th तक, उसको एम्ब्रेस करके उसको आई थिंक रिस्पेक्टफुली उसको कैसे उभारना है, पेरेंट्स को उस पर फोकस करना चाहिए. सर्टेन टाइम्स बच्चों ने फेलियर्स देखे ही नहीं होते हैं. एग्जैक्टली. आई थिंक दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न आई कैन नाउ गेज कि मेरे साथ जो टॉपर्स थे, मतलब वो स्कूल में टॉप पे उनका नेम लिखा है, बट द मोमेंट दे टुक मेडिकल और नॉन मेडिकल, वो दे वर नोवेयर, दे जस्ट स्लैश्ड एज इफ उनका कोई नाम ही नहीं है. कि रीज़न क्या है So- ना, आपका जो 10th तक का करिकुलम है और जो 11th-12th तक करिकुलम है वो एटलीस्ट 20-30 टाइम्स बढ़ जाता है. तो मे बी जो आप एक एक टॉपिक के माइक्रोस तक जाते हैं तो शायद आपका स्ट्रेंथ नहीं है, और मे बी वो साइक्लिक ऑर्डर में आपके पहले आ गया सामने. तो मान लिए मे बी आप केमिस्ट्री में फॉर दैट मैटर इनिशियल चैप्टर्स जो हैं उनमें इतने अच्छे नहीं थे. उन चैप्टर्स में आप जब एक 10th क्लास में उसका पोर्शन बहुत छोटा था इसलिए किसी को दिखता नहीं था. बिल्कुल 11 में 1 महीने का पूरा टॉपिक है, बिल्कुल. तो उस 1 महीने में आप पूरे लॉस्ट हो, आपके साथ वाले पेयर्स ने बेटर कर दिया, आप वापस ही नहीं आ पाए. तो ये कहानियां बहुत हो जाती है कि जब माइक्रोस पे लोग जाते हैं तो चांसेस ऑफ फेलियर्स भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज हर माइक्रो आपका स्ट्रांग हो उसके होने के और आई थिंक चांसेस जो कम है. हमेशा से टॉपर रहा होता है उसको फेलियर सहने की आदत ही नहीं होती. आदत ही नहीं होती है, और वो शायद नहीं एक्सेप्ट That is where I think I had an advantage because I was never a topper. In 10th, I was a horrible student because I was more into sports. So the time 11th came in, I was pretty much okay with it. Whatever was coming my way, मुझे ऐसा कुछ झटका नहीं लगता था, because मेरे को लगता था कि ये तो मेरे लिए विक्ट्री है. At least I'm able to take non-medical and able to do well in that. तो वो रहता है. So I think not being a topper was helped you. Exactly, big time. I could easily recall many toppers from my school struggled with this particular thing because they were just never able to embrace the failures. So I have actually मेरे इतने सारे questions हैं ना. The thing is इतनी जो बड़ी एक रेस है ना कि जब हमारे पेरेंट्स के टाइम तो बहुत ज़्यादा होता था कि इंजीनियर बनना है और डॉक्टर बनना है, ठीक है, दैट इज़ द मेन. और अगर तुम ओके परफॉर्म कर रहे हो, नहीं टॉपर या अच्छे उसमें हो, तो फिर आप कॉमर्स या आर्ट्स ले लो. सिंपल से क्राइटेरियाज थे. और आज भी मतलब उस एग्ज़ाम की, उस कॉलेज की आज की डेट में कितनी वैल्यू कितनी है जो हम इतना उसको इम्पोर्टेंस देते हैं. अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, व्हाट आई हैव सीन इन लास्ट 1 year इन पर्टिकुलर, आई डोंट थिंक सो देयर इज मच गैप लेफ्ट आफ्टर 2016. हुआ क्या 2016 में जब जियो आया, इंटरनेट बिकेम अ न्यू नॉर्मल. राइट. उसके कारण जितने भी टियर 2, 3, 4 के भी बच्चे हैं उनके पास भी बेस्ट प्रोफेसर्स के लेक्चर्स का एक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सेस, कहीं कोई हैकाथॉन हो रही है, कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है, कोई कोडिंग कॉम्पिटिशन है, सबका एक्सेस है. तो दे ऑल्सो गेट दैट काइंड ऑफ एन एक्सपोजर दैट even a tier 1, maybe an IIT, top IIT student is getting. Plus they have more flexibility as far as curriculum is concerned. तो कहीं ना कहीं वो आउटशाइन कर जाते हैं इवन टॉप कॉलेजेस को भी. और एक और रीजन भी हो जाता है कि certain times you might be good with computer science but you might not be that good with PCM. So there, because of these platforms, you are able to outshine. तो आई हैव गॉन टू कॉलेजेस जो टॉप कॉलेजेस लिस्ट में नहीं आते हैं, पर जिनके बच्चों ने मतलब 1 CR++ के भी पैकेजेस क्रैक कर रखे होते हैं थर्ड ईयर में भी, जस्ट बेस्ड ऑन देयर प्योर स्किल ऑफ लाइक जो भी उनका टेक्नोलॉजी स्किल एंड एवरीथिंग के ऊपर. सो आई थिंक उनको ज़्यादा एक वो बिकॉज अगर हम IITs का करिकुलम बहुत स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट और काफ़ी स्ट्रिक्ट है, राइट, एंड उसमें आपको बैंडविड्थ ही नहीं मिलती है अपने आप को एक्सप्लोर करने की. वो अपडेट भी नहीं हुआ है. ओके. बेचारे देखो, सभी IITs ऑटोनॉमस है अपने आप में, राइट. तो IIT दिल्ली का करिकुलम IIT बॉम्बे से नहीं मिलेगा. थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग हो सकता है, बट दे सेट देयर करिकुलम देमसेल्व्स. ओके. इवन कॉन्टैक्ट आवर्स डिफरेंट है, रिजिडिटी डिफरेंट है, सब कुछ अलग है. जैसे IIT दिल्ली थोड़ा ऑन द मोर हेवियर साइड था इन टर्म्स ऑफ करिकुलम एंड एवरीथिंग. ओके. बॉम्बे थोड़ा लाइटर नोट पे रहता था, तो इसलिए इनिशियल स्टार्टअप कल्चर वहाँ पे अच्छा था, ओके. इनिशियल लेवल पे. तो बट लास्ट 15-20 सालों से वो करिकुलम्स अपडेट नहीं हुआ. एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस के बारे में कह सकता हूँ, बिकॉज माई को ब्रांच वॉज कंप्यूटर साइंस, तो वहाँ नहीं हुआ. बिकॉज IIT दिल्ली में जो असाइनमेंट्स, जो चीज़ें हमें मिल रही थी, हमसे 4 साल सीनियर को मिल रही थी, 2021-22 बैचेस से मैंने पूछा, उनको ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही मिल रहा था. कुछ खास फर्क था नहीं, ऑलमोस्ट देयर.
तो उन सब के कारण यू आर स्टिल स्टक इन दैट पर्टिकुलर एरा, जो चीज़ें अब थोड़ी ऑब्सोलीट हो चुकी हैं. Okay. तो इट्स लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज बीन टॉट इन आवर स्कूल्स आल्सो, कि काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं पर उसका कोई खास यूज़ नहीं है. तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज नॉट बीन इंटीग्रेटेड इनटू द करिकुलम्स. तो वहाँ पे टीयर 2 टीयर 3 4 के बच्चे कहीं ना कहीं थोड़े ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी गेन कर जाते हैं एज कम्पेयर टू सच कॉलेजेस. सो आई थिंक ये बहुत बड़ा टेक होम है, जो एक हमारा मिथ और मिसकंसेप्शन है कि अगर आईआईटी चले गए हो तो बस ज़िंदगी बन गई है, और अगर नहीं गए हो तो ज़िंदगी ख़त्म. इस बार आप देखिए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, अगर 2024 की बात करें तो उनके काफ़ी सिग्निफिकेंट अभी प्लेसमेंट इश्यूज रहे हैं. मतलब इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, अप्रैल में आई विजिटेड सम ऑफ दीज कैंपसेस दिस ईयर इटसेल्फ. तो वहाँ 40-45% तक लोग प्लेस नहीं थे. ओके. मैं जो 2024 बैच पास आउट हुआ अप्रैल तक भी, तो दे हैड सच इश्यूज. तो प्रॉब्लम, आपको हायरेबल बनना पड़ेगा, आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक करिकुलम के अंदर घुस के नहीं कवर होगा. देयर आर अदर एस्पेक्ट्स टू इट ऑल्सो. तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो आई थिंक स्टूडेंट्स हैव टू रियलाइज. एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि वेन एवर यू एमिंग फॉर अ कॉलेज, ऑलवेज एम फॉर अ ऑल राउंडेड कॉलेज. लाइक IITs और ट्रिपल IITs का एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस बताता हूँ. IITs में देयर इज कंप्यूटर साइंस, देयर इज इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे हम इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन बोलते हैं, मैकेनिकल, एवरीथिंग इज देयर. और प्लस स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होती है कि लॉट ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज आर ऑल्सो देयर. आपके स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, आपके फैशन शोज हो रहे हैं, डांस कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, फेस्ट हो रहे हैं. इट्स प्रीटी वेल राउंडेड, ऑल राउंडेड करिकुलम दैट दे come across. And also different ब्रांच के बच्चों के कारण एक काफ़ी अच्छा होलिस्टिक आपका प्रिपरेशन है. वहाँ से जो बच्चा निकल के आता है उसका EQ एलिमेंट मैंने देखा जनरली ज़्यादा स्ट्रांग होता है. ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑल द ट्रिपल IITs हैव पर्सनली विजिटेड एंड हैव ऑनबोर्डेड देम ऑल्सो फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़. बहुत ज़्यादा उनका एक्सपोजर लेवल कम होता है. मतलब व्हेन सब्जेक्ट फोकस्ड है, सब्जेक्ट फोकस्ड रहते हैं, बिकॉज एक तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स ही है वहाँ पे. तो जहाँ पे भी interpersonal skills are required, I see a huge gap. मतलब interaction काफ़ी weak होती है. They don't understand how to interact with companies, how to avail opportunities, how to maximize them. They're very bad at that. मतलब I would not like to name certain colleges, but triple IITs मेरा generally exposure रहा है. तो जो काफ़ी ज़्यादा curriculum centric institutions हैं, I would personally say you should avoid them, because कहीं ना कहीं वो आगे जाके उतने important नहीं रहेंगे. Because पर्टिकुलर स्किल की उतनी वैल्यू नहीं जितनी आपकी ओवरऑल ग्रोथ की वैल्यू आने वाली है. बिल्कुल. सो इट इज़ लाइक नाउ कमिंग ऑन टू जिन बच्चों का अच्छा हो गया है क्लियर, पर IIT एम भी करते हैं वो लोग, तो IIT के अपने बेनिफिट्स जो हैं वो क्या है? अगर इफ़ यू से कि करिकुलम वाइज अब टीयर 2 टीयर 3 और बाकी कॉलेजेस को भी एक्सपोजर है थ्रू वेब एंड इंटरनेट बीइंग सो easily, so content so much available. तो why would anyone should even aim for top colleges then? Peer group. The only and only reason is peer group. Platform बहुत बड़ा है. प्लेटफॉर्म और peer group का एक अलग ही गेम है. और alumni network. टॉप कॉलेजेस के जो alumni हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फोड़ रखा है. So they always have that soft corner for the people coming from their colleges. They would always come back, contribute in some way or the other, would be having some special मतलब programs for them. कुछ ना कुछ चलता रहेगा. So और plus getting a good opportunity through your alumni network is always a possibility. Right. साथ में peer, जो इतनी ग्राइंड के बाद जो बच्चा वो सर्वाइव करके वहाँ पहुँचा है, वो होते तो फाइटर लोग हैं. उनमें वो जील, वो कुछ मतलब विनिंग अलग लेवल की होती है. बिकॉज दे हैव सीन द अप्स एंड डाउन्स सो मेनी टाइम्स इन लाइफ कि वो बहुत हंडे हुए लोग जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं. बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी. फोकस और वो फायर टू क्रैक थिंग्स डिफरेंट होती है. वो आपको एलिमेंट कहीं और नहीं मिलेगा. दिस आई हैव टू से कि जो पेयर ग्रुप आपको मिलने वाला, जो अलुमनाई नेटवर्क का एक्सेस आपको मिलने वाला, उसका कोई कंपैरिजन नहीं. राइट. दैट्स द बिगेस्ट टेक होम, बिगेस्ट टेक अवे. एनीबडी यू विल इंटरेक्ट कि सबसे बड़ी चीज़ ही है, अंदर जो सिखाया वो बहुत मैटर नहीं करेगा, उसमें अब कुछ खास फर्क रहा भी नहीं है. व्हेन वी वर अबाउट टू पास आउट तब बहुत गैप था, बिकॉज इतना इंटरनेट एक्सपोजर एंड ऑल नहीं था. अब वो नहीं रहा है. बट पेयर ग्रुप तो अभी भी बेटर ही है. इनफैक्ट एनी डे आपका जो वहाँ बच्चा पहुँच रहा है वो
एनी डे इंडिया का सबसे ज़्यादा हंडा हुआ बच्चा तो है ही है, इसमें कोई सो डाउट नहीं है। नाउ वी नो कि टॉप कॉलेजेस में जाने की वैल्यू क्या है. अब आ जाते हैं प्रिपरेशन पे, यू नो, कि व्हाट इज़ द राइट वे टू प्रिपेयर, क्या राइट माइंड सेट होना चाहिए. पहले थोड़ा सा आपके पिछले पॉइंट को मैं एक और एग्जांपल से भी करना चाहता था। जैसे 2 ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स बैक इन कॉलेज, उनके जो रूम्स थे, उनके बीच का जो रूम था वो जोमेटो का को फाउंडर था, नॉट दीपिंदर, द अदर वन, ओके. पंकज चड्डा. सो माई फ्रेंड रोहन, पंकज चड्डा एंड देन क्षितिज, तो उनके बीच का रूम था. तो वी हैव सीन हिम build Zomato from the early years. Right. उसका टाइम, इस टाइम foodie bay था, तो he was the one who was coding. He was a senior to us, 1 year senior to us. Dipinder was 3 years senior to me. Okay. He's also from IIT Delhi. So then a close friend of mine who prepared for IIT together with me, Bhavesh, Ola का founder, तो I have seen his journey at the early level. जब वो 2009, 10, 11 में वो struggling phase था ना, how things are. तो ये एक्सेस आपको कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है. जैसे मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे है डाउटनट, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े स्टार्टअप्स हैं जिनके फाउंडर्स के साथ मैंने बहुत उनके अर्ली इयर्स में देखा है हाउ दे हैव गॉन अबाउट द एंटायर थिंग. तो वो चीज़ें इतनी इजीली आपको कहीं और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकती. एंड दे ऑलवेज, यू नो, अगर तुम्हारा पीयर ग्रुप ही द वे यू सेड, यू नो, ऐसा है तो ऑटोमेटिकली आई थिंक इट कम्स इन यू. अरे अभी द बिल गेट्स हु केम टू IIT दिल्ली, तो जिनको इंटरव्यू किया, Ghazal Galra, she was my 1 year senior at college, and I heard a lot of things about her, had interacted also. So McKinsey mein she got placed at that time, I clearly remember. Then she did a multi-billion-dollar startup also, quite a well-reputed profile. And then when I was passing out in 2008, उस टाइम पे मुझे याद है इंग्लैंड से, यूके से एक एंजल नेटवर्क आया था जिसमें गॉर्डन ब्राउन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एट दैट टाइम, केम डाउन टू IIT दिल्ली. जो रिचर्ड ब्रांसन है, वर्जिन कंपनी के ओनर, वो आए थे, एंड दे ऑल वेंट डाउनस्टेयर्स एंड हैड अ वर्ड विद अस. तो गॉर्डन ब्राउन से मैं बिल्कुल नेक्स्ट टू नेक्स्ट करके बात कर पाया था. तो जस्ट इमेजिन दैट यू विल नेवर गेट दैट काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म एनीवेयर एल्स. सो ये फर्क तो डेफिनेटली आ जाता है. बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है. एग्जैक्टली. आई थिंक इट्स ऑलवेज, you're always, you know, 10% of, you know, 5 people you're with. यार इवन जो Rendezvous था IIT दिल्ली का, I think they get a budget of around 3 crores for that event. Wow. To the student community or the committee that basically manages that, bringing those brands on board, interacting with celebrities जो आके परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ना कोई मूवी लॉन्च हो रहा होता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है. IIT बॉम्बे में मूडा है, which is a very reputed platform, again even international stars come there and perform. So आप एक अर्ली एज पे वो सब एक्सपोजर्स देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, वो एक अलग एक्सपीरियंस तो है. बिल्कुल. Because you get to see that life at a very early age. Yes. That what it is to be on the other side of the screen. Yeah. And then I think वही जो inspiration जो face to face और जो the environment, वो जो energy मिलती है, I think that is something exactly, and big. it breaks the ice also ना. बस आपको लग रहा है कि हाँ कुछ ऐसा रहा नहीं, अब मुझे उसे अप्रोच करना इतना मुश्किल नहीं लगेगा उस चीज़ को. Right. बिल्कुल. Now coming on to कि अब मुझे एक गोल है कि मुझे बेस्ट कॉलेजेस में जाना है, और उसकी जो प्रिपरेशन है और जो रेसिपी है आपने क्रैक कर रखी है, राइट, एंड आपने अपने स्टूडेंट्स से भी वो क्रैक करवाई है. सो आई एम रियली इंटरेस्टेड, आई एम श्योर यू नो ऑडियंस विल बी ऑल्सो इंटरेस्टेड कि हाउ बेसिकली व्हाट इज़ दिस फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ द राइट माइंड सेट. आई मीन फर्स्ट स्टेप इज, अगर आप एक एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको उसकी साइकोलॉजी को समझना है. तो सबसे पहले तो आपने अपनी मिस्टेक्स को भी समझना है. तो मैं इसमें 3M रूल एक फॉलो करता हूँ. 3M इज द 3 मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स जनरली मेक. फर्स्ट इज द केयरलेस मिस्टेक. जो आपने सुना होगा, मम्मा मेरे से केयरलेस मिस्टेक हो गया, ये वो. केयरलेस मिस्टेक हैपन्स व्हेन योर मेंटल मैथ्स इज पुअर. जनरली कि आपने 2 से डिवाइड करना था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. इससे आप कैसे स्ट्रांगली ओवरकम कर सकते हैं? बचपन से लेके आपके कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स को लेके कोई ना कोई फैसिनेशन होती है. कई लोग क्या होते हैं, कार्स के नंबर्स ऐड करते हैं. कई लोग क्रिकेट के स्कोर्स के साथ फैसिनेशन होता है. आपको कहीं ना कहीं एक नंबर फैसिनेशन होगा. अब उसके अराउंड अपनी मेंटल मैथ्स स्ट्रांग करें. तो आप कैलकुलेटर को तो आग लगा के फेंक दीजिए अगर आपके घर पे पड़ा है तो, बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. कभी भी नहीं. बिकॉज 2 रीजंस है. पहली बात, आपका मेंटल मैथ्स कभी डेवलप नहीं होगा. दूसरा, एग्जाम में आपने उन एक्स्ट्रा सेकंड्स को कभी काउंट ही नहीं किया होगा. क्योंकि प्रिपरेशन में अगर आपको लग रहा है अभी क्वेश्चन 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं, तो एक्चुअली एग्जाम में 3 मिनट हो जाएंगे क्योंकि आपको कैलकुलेटर का सपोर्ट नहीं होगा. तो वो एक एक्स्ट्रा मिनट आपका शायद कैलकुलेशन में चला जाए, और शायद आप कैलकुलेशन कर भी नहीं पा रहे हैं. तो वो एक एस्पेक्ट है. तो केयरलेस मिस्टेक्स जनरली इसलिए होती हैं.
दूसरी चीज़ है जो बच्चे कहते हैं कि कंसेप्चुअल मिस्टेक है. दैट मीन्स आपने फंडामेंटली ही कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं सही से की हैं. दैट मीन्स यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. आपको फिर से उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना पड़ेगा. तीसरी चीज़ रिकॉल मिस्टेक्स होती हैं, जहाँ हम कहते हैं कि मेरे को अच्छे से एक क्वेश्चन आता था पर मुझसे हुआ नहीं. Yeah. दैट हैपन्स व्हेन योर क्वेश्चन इज नॉट देयर इन योर रीसेंट मेमोरी. Yes. मतलब आपने किया हुआ है पर वो इतना पहले किया हुआ है कि आपकी रीसेंट मेमोरी में वो चीज़ नहीं आ रही है. तो रीसेंट मेमोरी में ये चीज़ क्यों नहीं आती? बिकॉज एग्जाम में हम एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम एग्जाम से पहले अपनी वीकनेसेस को प्रिपेयर करके जाते हैं. हम अपनी स्ट्रेंथ्स को कभी प्रिपेयर नहीं करते. इट शुड बी द अदर वे राउंड. Right. जो वीकनेस है, जिस चीज़ ने हमें 2 साल तक तंग किया है, खौआ बना के रखा है, वो वहाँ जाके भी नहीं होने वाली है. मान लीजिए अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो नहीं कभी भी होता, तो आपको लगता है उस एग्जाम प्रेशर में उस कॉन्सेप्ट में कभी बैंक करोगे. बिल्कुल नहीं. तो जो वीकनेस है वो वीकनेस है, उसे आप छोड़ दीजिए. जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपकी रीसेंट मेमोरी में होनी चाहिए. Right. कि जो चीज़ मुझे बैक ऑफ द हैंड आती है वो एक्चुअली में बैक ऑफ द हैंड होनी चाहिए. So it is like जब जो चीज़ हमें अच्छे से आती है उसको लगता है उसको तो रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं है, या हम गलत हो जाते गलत हो जाते हैं. हैं. राइट. और वहीं पे हमें लगता है सारा पेपर मुझे आता था, जैसे एग्जाम से बाहर निकला एकदम से आंसर याद आ गया. या सो ये 3 मिस्टेक्स आपको बेसिकली ध्यान रखनी है. फर्स्ट, जो मैंने केयरलेस मिस्टेक बताई, उसके लिए मेंटल मैथ्स पे वर्क करिए, कैलकुलेटर को आग लगा दीजिए. दूसरा, कंसेप्चुअल मिस्टेक, यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स. थर्ड इज योर रिकॉल मिस्टेक्स, वेयर यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट बिकॉज दैट थिंग इज नॉट इन योर रीसेंट रिवीजन बेटर होना memory. चाहिए. इसके बियॉन्ड भी बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है जो अपना पेपर खत्म नहीं कर पाते. यस. तो उसके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसे हम स्प्रिंट स्पीड स्ट्रैटेजी बोलते हैं. स्प्रिंट टेस्ट क्या होते हैं कि आप क्या करें, एक एल्डरली को घर में ले लीजिए, कैन बी योर पेरेंट्स ऑल्सो, कैन बी योर एल्डर सिबलिंग. उन्हें बोलिए कि आपके जो घर पे प्रैक्टिस आवर्स हैं उनको क्लॉक करना शुरू करें. ओके. तो आप क्या करें, 15-15 मिनट्स की ब्रेक तोड़ दीजिए. पहले 15 मिनट में थोड़े अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करिए. मतलब अगर आपको लगता है मैं 5 ही क्वेश्चंस कर पाता हूँ या कर पाती हूँ इन 15 मिनट में, तो आप अपने आप को 10 का टारगेट दीजिए. ओके. अनरियलिस्टिक सेट करें. तो होगा क्या, आप बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर 5 की जगह सिर्फ 6 शायद कर पाए, 4 रह जाएंगे. राइट. तो अगले 15 मिनट में अब वो टारगेट 14 का हो जाएगा. 4 पीछे के कैरी फॉरवर्ड हो गए, 10 नया टारगेट था. इस स्ट्रैटेजी को जब आप बिल्ड करेंगे, आप धीरे धीरे देखेंगे महीने 2 महीने बाद आप 10 नहीं तो एटलीस्ट 8-9 तक तो आराम से पहुंच जाएंगे. बिकॉज यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड टू बी इन दैट स्ट्रेस. एंड दिस इज द केस विद अस. जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं, मान लीजिए 20 चैप्टर्स हैं, हमारे पास 20 घंटे हैं. पहले 18 घंटे में 2 चैप्टर होंगे, अगले लास्ट के 2 घंटे में 10 चैप्टर्स भी हो जाते हैं. Yes. तब ऐसे लगता है कि एकदम से दिमाग खुल गया, कोई दिव्य दृष्टि आ गई और सब कुछ अंदर जा रहा है, सब समझ भी आ रहा है, सब कॉन्सेप्ट भी दिमाग में बैठ रहे हैं. तो आवर माइंड वर्क्स द बेस्ट अंडर स्ट्रेस. अब मुझे ये देखिए कि मेजर इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज कब हुई हैं? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर्स. Yes. हमारी काफी सारी इन्वेंशन डिस्कवरी वर्ल्ड वॉर के बाद रुक गई हैं. बिल्कुल. तो जब अब कोविड एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, कोविड वैक्सीनेशन इतनी जल्दी क्यों आई? बिकॉज व्हेन माइंड इज अंडर स्ट्रेस वी डिलीवर आवर बेस्ट. बिकॉज वो फाइट एंड फ्लाइट मेंटालिटी बन जाती है कि अब कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं होगा. That's called eustress. Yes. Yeah. You have to basically train yourself for that particular thing during your practice by pushing yourself above your limits. कि 10 questions, 15 questions इतने थोड़े अनरियलिस्टिक टारगेट्स देते रहे और उसे खींचते रहे. धीरे 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 आपका माइंड भी उसके लिए ऑटोमेटिकली ट्यून हो जाएगा. Wow. तो फिर आपको लगेगा कि हाँ यार अब तो मुझे इतनी आदत हो चुकी है, मैं कर पाऊंगा. This is actually beautifully, laid on, simple human psychology कि yes, our mind works best Exactly. during the stress. And उसी को बहुत beautifully use कर सकते हैं हम अपनी speed increase करने के लिए. Yes. और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं. एक जो अच्छी स्ट्रैटेजी बच्चे गलती करते हैं while attempting a पेपर के लिए आप पहले से कुछ फिक्स स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने लगे. Right. और एक स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए, 4-5 स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. जब आप टेस्ट देते हैं उसके सामने अपनी स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2 का एक चार्ट बना के घर पे रखें. Okay. ताकि आपके दिमाग में हो कि आपके पास 2-3 हथियार हैं लड़ने के लिए जैसी सिचुएशन सामने आएगी. Okay. Plan ABC types. इसमें भी होता है. It's like a war. उस तरह से वॉर है. इट्स लाइक दैट ओनली बिकॉज इंचेस की गेम है. बिकॉज अब ये देखिए, अगर आप नीट की बात कर रहे हैं, 720 का पेपर है और -180 तक आपके मार्क्स जा सकते हैं अगर आप सारे क्वेश्चंस गलत कराते हैं. तो अब 900 नंबरों में रफली 16 लाख बच्चों को बिठा रहे हैं. Yes. तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज भी एक नंबर पे 2000 बच्चा. Imagine. तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं -5 तो आप 10,000 रैंक से भी हिल सकते हैं. Oh my God, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं, That is, yeah.
तो एक एक एग्जाम में एक एक क्वेश्चन की इतनी इंपॉर्टेंस है। इस बार देखिए, इस बार के नीट में चलो बहुत सारे कंसर्न्स रहे हैं, पर 70+ स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720, तो इवन आफ्टर 720 you're not getting aims daily, so जो उसकी 30 seats है and all है, 40 seats के अराउंड है, Oh my God. तो it's getting to that insanity level. I don't know whether I agree with that or not, कितनी ज़रूरत है, because MBBS is just like a graduation degree. आप उसके बाद की कहानी आपकी अलग होती है, और प्लस इंटरपर्सनल ये सब चीज़ें बहुत चाहिए होती हैं to become a doctor. But still, the exams insanity level is up to that level. तो वहाँ आपको छोटे छोटे इंचेस का ध्यान रखना है। Right. तो एक चीज़ क्या है, when you're doing a paper, ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल डू दोज क्वेश्चन जो तुम्हारे स्ट्रेंथ एरियाज हैं। तो जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है वो पेपर को 5-10 मिनट में जज कर लेता है कि इस पेपर में किस लेवल का पेपर है, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट आया है, कौन सा ईजी आया है, कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है, किसे मैं कर लूंगा। 4-5 क्वेश्चंस भी आप इनिशियल मिनट्स में अपने कंफर्ट जोन वाले कर जाए ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और वहीं अगर आप एक बार सीक्वेंशियल ऑर्डर पकड़ लेते हो और 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के नहीं निकले, पूरा पेपर गया। तो आप पेपर को बैठ के 5 मिनट का ग्लांस दीजिए, उन 5 मिनट में उन क्वेश्चंस को चूज करिए जो आपको अच्छे से आते हैं, सो दैट योर माइंड स्टार्ट्स गिविंग यू दोस पॉजिटिव हार्मोन रिलीजेस कि हाँ यार कुछ हो रहा है मुझसे, एंड धीरे धीरे वो चीज़ें फिर आपको सेट करना शुरू करेंगे। एग्जाम से पहले यू कैन हैव अ स्मॉल पीस ऑफ चॉकलेट ऑल्सो जस्ट टू रिलीज दोज गुड हार्मोन्स। तो आप धीरे 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 उस मोल्ड में अपने आप को फिर लेके आ सकते हैं। तो ऑलवेज स्टार्ट द पेपर विद क्वेश्चंस जो आपके इजीली हो रहे हैं। जैसे सब एग्जाम में और डीप जाएंगे, आपका स्ट्रेस के अंदर भी दिमाग अच्छा काम करना शुरू हो जाएगा। इनिशियल लेवल पे झटके लग जाएं तो फिर पेपर में दिमाग कहते हैं मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, पेपर ही नहीं हुआ, वो फिर चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो दिस कैन बी द ऑर्डर दैट यू कैन फॉलो। दिस इज स्ट्रेटजी ए। यस। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स। अब ये देखिए, मैं कह रहा हूँ 720 आउट ऑफ 720 वाला रैंक 1 भी नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये एग्जाम्स का लेवल रिलेटिवली थोड़ा नीचे जाता जा रहा है और स्कोरिंग थोड़ी हाई जाती जा रही है। तो ये पैटर्न आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन डेज भी देखना है। तो आप कोई भी जिस इंस्टीट्यूशन के साथ हैं, जिस स्कूल के साथ हैं, जिस ऑनलाइन टूल के साथ आप कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वेन एवर यू आर गिविंग दीज एग्जाम्स, अब ये देखिए कि इसमें कितना % क्वेश्चन मेरा सीन था। मतलब कि जो मैंने पहले किया हुआ था। बिकॉज इस लेवल की एक्यूरेसी तभी पॉसिबल है अगर जाके आप उस एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इट्स अ वेरी हार्श रियलिटी, इट साउंड्स वेरी बैड, बट ऐसा ही है। अगर आप रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन को, तभी आप 100% एक्यूरेसी लेके आ पा रहे हैं। सो आई हैव अ क्वेश्चन, इसके लिए बहुत सारे पिछले साल के पेपर्स और रिवीजन पेपर्स करने चाहिए? इसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी ऐसे बिल्ड करनी है कि आपके पास 700 दिन है रफली प्रिपरेशन के 2 सालों में। तो आप दिन के एक डिसिप्लिन के साथ 100 क्वेश्चंस अ डे करना शुरू करें। For every 700 days. For every 700 days. So that would be roughly 70,000 questions. That's a huge number. I think उससे तो मसल मेमोरी बन जाती है। और 100 questions a day is, अगर आप एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं तो वो आपके 2 घंटे की प्रैक्टिस है, या इट्स प्रीटी अचीवेबल। मैं 2 घंटे नहीं बोलूंगा, 3 घंटे की प्रैक्टिस है। बट जितना मैन आवर्स लगते हैं तैयारी में, उसमें ये फिर भी पॉसिबिलिटी, मतलब 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चंस फिजिक्स के, मे बी 40 क्वेश्चंस मैथ्स के, थोड़ा और आपको हाथ खोलना पड़ता है उसमें। प्रैक्टिस करें, 3-3.5 घंटे की प्रैक्टिस का एक डिसिप्लिन बनाएं, तो आप देखेंगे कि 2 साल के बाद आपने 70-80 हज़ार क्वेश्चन कर दिए हैं। राइट। इतनी मसल मेमोरी बन चुकी, क्योंकि पेपर में सब कुछ ऑलमोस्ट सीन दिखेगा, तभी आप उन इनसैनिटी वाले नंबर्स की तरफ जा सकते हैं। और ये ऐसा डिसिप्लिन है जो एक दिन भी नहीं तोड़ना। मतलब ऑब्वियसली दे कैन बी एक्सेप्शंस, बट काफ़ी हद तक बिल्ड करना है। अगर आप 80-90% इस डिसिप्लिन को मेंटेन कर पा रहे हैं, तो आप 60-70 हज़ार क्वेश्चन करके बैठे हैं। राइट। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपको लगेगा कि मैंने कभी नहीं दोबारा पहले देखा हुआ था। तो ये बहुत छोटे छोटे डिसिप्लिन वाली गेम बन जाती है। बिल्कुल। आपकी जो ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी है ना, आई थिंक इट शुड बी नोन टू पीपल, बिकॉज आई थिंक नाउ इट एक्चुअली गिव लॉजिकल आंसर्स टू द मिथ्स की बहुत अर्ली तैयारी शुरू कर दो, यू नो। एक्चुअली वर्क उन 2 सालों को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, गेम सारी वहाँ। पेरेंट्स यही करते हैं। पेरेंट्स क्या कोशिश करते हैं, व्हाट दे डू, जो टॉप रैंकर्स के पेरेंट्स हैं वो क्या करेंगे, 8th 9th 10th में बच्चे को करिकुलम करवा देंगे कि उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, व्हाटएवर इट इज, उसका पूरा कंटेंट कवर हो जाए उसका। फिर 11th 12th में सिर्फ प्रैक्टिस पे छोड़ देंगे कि तू रोज के टेस्ट दे, टेस्ट, सो दैट लॉट ऑफ मसल मेमोरी बिल्ड्स अराउंड दैट। सो 9th और 10th में कोर्स या उनके जो मेन टॉपिक्स हैं वो कवर कर लेने चाहिए। आई डोंट थिंक सो, इतना रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब कोई इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं है। मतलब जितना आपको लगता है कि जितना एफर्ट उस तो रिवॉर्ड रेशियो उतना
मतलब वो बच्चों के वो साल नहीं खराब करने खराब नहीं चाहिए। करना। वो मैंने पहले भी कहा था, अगर बिल्ड करना है थोड़ा सा मैथ्स एनालिटिकल स्किल बिल्ड कर लो, बहुत है, राइट, इतना मुश्किल नहीं है। मतलब अगर आपका बच्चा टॉप 100 की जगह टॉप 500 हो जाएगा तो पहाड़ नहीं टूटने वाला। ही और वो शी विल लाइन ऑलवेज हैव द सिमिलर अपॉर्चुनिटीज देयर, क्योंकि राइट, कैंपस में अंदर जाके कहानी बहुत अलग है। राइट, तो वो बर्नआउट होके वहाँ पहुंचा है, वो ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो जाता है बच्चे के लिए, तो इसलिए नहीं है। बट इन 2 सालों को अच्छे से मैक्सिमाइज करवा सकते हैं बच्चे को, इसी तरीके से कि डेली डिसिप्लिन बिल्ड करे, ये वाली चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करे, स्पीड टेस्ट दे। स्पीड टेस्ट से क्या होगा ना कि आपका प्रैक्टिस आवर्स भी कम हो जाएंगे, बिकॉज आप इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। राइट, तो आपको पता है कि इतने घंटे में इतने क्वेश्चन खत्म करने हैं, तो यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल वे ऑल टुगेदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। राइट। मैंने कोई स्ट्रैटेजी मिस तो नहीं करी? प्रॉब्ली यू वर अबाउट टू शेयर एंड मेरे बीच में स्ट्रैटेजीज हैं और भी बहुत सारी हैं, मे बी, बिकॉज बहुत इंट्रीग कर रही हैं। बट मुझे यही है कि शुड नॉट बी ओवरवेलमिंग फॉर द स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द डे, दे नीड टू हैव देयर ओन वे ऑफ गोइंग अबाउट थिंग्स ऑल्सो। तो मेरी भी और खुद की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जनरली रहती थी कि होता क्या है व्हेन यू आर स्टडिंग ऑल्सो, लॉन्ग स्टडी आवर्स हो जाते हैं, तो आई यूज टू मेक इट अ हैबिट टू स्विच सब्जेक्ट्स इन बिटवीन, ताकि मोनोटनी ना बने और आई शुड बी एबल टू गिव माई बेस्ट। और दूसरा क्या है ना, जो हम इन प्रिपरेशंस के टाइम पे गलतियां करते हैं, हम बहुत टाइम थ्योरी पे दे देते हैं और कम टाइम प्रैक्टिस पे देते हैं। राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग से जितना आप एक सब्जेक्ट को सीखेंगे उतना आप थ्योरी से नहीं सीख सकते। और बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके अराउंड भी क्वेश्चंस बहुत बन चुके हैं। समहाउ इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर्ड इंडस्ट्री है कॉम्पिटिशन्स की, हर ऑथर ने इतना वेराइटी ऑफ क्वेश्चन दे रखा है कि वो हर एंगल से उस थ्योरी को कवर कर लेता है। वो तोड़ मरोड़ के हर एंगल, हर पॉइंट को कवर करना जानते हैं, इतना जो शायद आप खुद सोच भी ना पाए। राइट। तो इसलिए आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जितना उसको ऑल 360 डिग्री से इवैल्यूएट कर पाते हैं, उतना आपको एग्जाम में चीज़ें सीन और मैनेजेबल लगेंगी। आपको अपनी ईगो पे नहीं आना। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग, अगर किसी क्वेश्चन में फंस गए, बाहर निकलो, आगे चलो। बिकॉज रीज़न क्या है, जो टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ से मैनेजरियल लेवल के लोग निकलते हैं, तो जो उनके एग्जाम पैटर्न्स हैं वो भी उसी तरह से है कि हमें एक डेली वर्कर क्रिएट नहीं करना, हमें एक डेली लीडर क्रिएट करना है जो उनको लीड करेगा। तो एग्जाम हैंडलिंग में देयर आर पिट्स ऑल्सो सर्टन टाइम, जिन क्वेश्चन में आप गिरे तो आप फंसे। और जनरली टॉपर्स फंसते हैं बिकॉज उनको लगता है मैं तो सब कुछ कर दूंगा। और सर्टन टाइम्स क्या होता है कि मिसप्रिंट भी हो सकता है। प्रॉब्लम विद ऑल दीज एग्जाम्स इज कि इन एग्जाम्स को प्रूफ रीड करना इतना ईजी नहीं होता, तो चांसेस ऑफ लीक बढ़ जाएंगे। तो सर्टन टाइम्स पेपर्स में गलतियां भी चले जाती हैं, which might get unnoticed। तो certain times आप एक क्वेश्चन में फंस गए और वो क्वेश्चन ही गलत था, बाद में ग्रेस हो गया, सबको फ्री में नंबर मिल गए और आपने अपना आधा घंटा उस क्वेश्चन पे उड़ा दिया। तो वो एक तुम्हारे जो स्किल है, विच कितना टाइम किस चीज़ को देना है, एक है कि आपको स्पीड इंक्रीज करनी है, एक आपको देन अनदर इम्पॉर्टेंट स्किल है कि कितना टाइम किस पर लगाना है, वो उसी मोमेंट पे डिसाइड करना। ऑफ कोर्स इट्स एडिंग सो मच टू योर ओन स्किल्स, राइट? सो I never knew that these exams are so psychologically beautifully made. मैं बच्चों को हमेशा ही कहता हूँ कि when you're preparing for non-medical or medical, you're not preparing for 3 subjects, you're preparing for 4 subjects. PCMB, obviously अगर आप मैथ्स और बायो में से एक सब्जेक्ट हो गया आपका, 4th is your exam temperament. Okay. तो आप 4 चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एग्जाम टेम्परामेंट आप ओवरनाइट बिल्ड नहीं कर सकते हैं, उसको भी आपको 2 साल देने पड़ेंगे। तो एग्जाम टेम्परामेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके बाकी तीनों सब्जेक्ट्स को हीरो या ज़ीरो बना सकता है। तो काफ़ी लोग एग्जाम टेम्परामेंट में कभी काम ही नहीं करते हैं, तो दे फॉल फ्लैट इवन हैविंग द बेस्टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो उस तरीके से आपने अपने बच्चे को भी प्रिपेयर करवाना है कि वो एक मेंटली उस चीज़ को कैसे ले पाता है, फेलियर्स को कैसे एम्ब्रेस कर पाता है, स्मार्टली कैसे पेपर के थ्रू मैनूवर कर पाता है, ईगोइस्टिकली उस पेपर को नहीं अटेम्प्ट करता, फंसता नहीं है। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज उसके पास हैं कि आज मैथ्स डिफिकल्ट आ गया, मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था, फर्क नहीं पड़ता, मुझे 2 सब्जेक्ट्स बाकी निकालने हैं बिकॉज वो ज़्यादा स्कोरिंग है। राइट। जस्ट दैट इस माइंडसेट से क्या किया, मैं तो फिजिक्स में आज तक कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं करता और फिजिक्स आ गया बहुत टफ, मे बी 4 क्वेश्चन ही गलत आ गए और आपने सारा टाइम उस पर खराब कर दिया और बाकी 2 के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा। तो इन चीज़ों को आपको समझना है, इनके लिए आपको पहले से अपनी मसल मेमोरी को बिल्ड करना है। तो इट्स लाइक स्पोर्ट्स कि आपके सामने जो नया चैलेंज आया, आपको उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना है। जो ग्रेट प्लेयर्स हैं वो अपने को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली ढाल लेते हैं कि अगर ग्रीन विकेट है तो वहाँ पे बॉल लीव करनी है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे बैटिंग ईजी होगी, बाउंसी विकेट है तो डक करना है, ये सब चीज़ें हैव टू बेसिकली बिल्ड। आई थिंक बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, वो आगे आके उनकी
यही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके एग्जाम टेम्परामेंट में हेल्प एग्जैक्टली, करती बिकॉज है. स्पोर्ट्स में Wow. आप डेली लेवल पे इस चीज से इनकाउंटर करते हैं. डेली लेवल पे यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट समबडी एंड यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑन द फ्लाई. Yes. एक बॉलर अगर आप हैं कि आपको अब छक्का पड़ा है, अगली बॉल क्या करूं ताकि वो Right. आउट हो जाए या मुझे छक्का ना मारे, तो वो आपकी उस टाइम पे इंट्यूटिव थिंकिंग को, मसल मेमोरी को बिल्ड Build करता है. करता है. चेस है कि इसने ये चाल चली, अब मैं क्या करूं, ऑल दोज थिंग्स. चेस का करिकुलम IIT JEE एडवांस है, ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स मे बी 10 टाइम्स बड़ा करिकुलम है. देयर सो मेनी मूव, सो मेनी थिंग्स एसोसिएटेड विद इट. तो वहाँ भी आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं बच्चों की. ब्यूटीफुल. आई मीन रादर बच्चों को PCMB पहले कराने की बजाय उनको और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जस्ट थ्रू देयर ओन फेवरेट स्पोर्ट्स आप Exactly. इन्हांस कर सकते हो. बहुत कुछ, मतलब अगर एक क्रिकेट कैप्टनसी देखी जाए तो वो चेस से कम नहीं होती है. मैन मैनेजमेंट है उसमें, सिचुएशन रीडिंग है उसमें, हर कुछ है. तो Right. व्हेन पीपल गो थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस दे इवॉल्व. Right. Big time. I think, because you are a cricket enthusiast and मैंने आपके फर्स्ट एम्पायर के पॉडकास्ट भी देखे हैं, एंड मुझे क्रिकेट से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ऑनेस्टली, बट मैंने जब आपको सुनना शुरू किया वो आप इतना लॉजिकली एक्सप्लेन करते हो दैट इवन आई वाज ग्लूड टू वॉच टिल द देखो, एंड, I think- सो आई थिंक आई एम सॉरी बट आई थिंक आपका क्रिकेट का जो लव और जो इतना उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है दैट आल्सो हेल्प्ड यू गेटिंग थ्रू योर IITs, राइट? मेरा तो मोटिवेशन ही वो था, टू बी ऑनेस्ट. तो माय फादर सोल्ड मी डाउन द रिवर बिकॉज ही सेड कि अनिल कुंबले और श्रीनाथ को देखो, अल्टीमेटली वो क्रिकेट के थ्रू पहुंचे. आई गॉट सिलेक्टेड फॉर स्टेट लेवल, प्लेड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सेलेक्ट हो गया था व्हेन माय फादर वांटेड मी टू ड्रॉप आउट. तो मैंने 10th क्लास में छोड़ दिया एंड देन आई गेन्ड लाइक 21 kg इन 6 months बिकॉज इतना सीरियस रेगुलर, मतलब 12-13 किलोमीटर साइकिलिंग, 7-8 राउंड हो जाते थे ग्राउंड के, 6-7 घंटे का अच्छा खासा रिजीम होता था. मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर तो बहुत बॉलिंग करनी पड़ती थी. तो एकदम छोड़ा तो लाइक वो कभी वापस बात ही नहीं बनी. दो आई वेंट बैक टू कॉलेज, लॉस्ट 30-40 kgs देयर ऑल्सो. बट वो था कि हाँ, कि गेटिंग इनटू IIT वुड मीन कि प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो शायद मैं आगे क्रिकेट में भी एक्सेल कर जाऊंगा. बट ऐसा हुआ नहीं. इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. इट्स अ वेरी डिफरेंट करिकुलम देयर. राइट. सो झील भी चला जाता है उस टाइम तक, आई वुड से. ट्रू. आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव आपने आज दिया है इस पॉडकास्ट के थ्रू, दैट इज़ प्रिपरेशन पहले शुरू कर देनी चाहिए, पर बच्चे की ओवरऑल प्रिपरेशन में, नॉट PCMB ना, मतलब उसके सब्जेक्ट्स पे और कॉन्सेप्ट्स पहले नहीं करने चाहिए, राइट? एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग सो मेनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज विच आई एम सो श्योर कि ना बच्चों को पेरेंट्स इंस्टीट्यूशंस भेज रहे हैं बहुत सारे, और डिफरेंट इंडिविजुअल टीचर्स के पास भी जा रहे हैं, और वो इतना ट्रैवल कर रहे हैं, घर आके कहते हैं हम ड्रेन्ड हैं, थक गए हैं, बट वो जो बेसिक रेसिपी जिसको आप बोलते हैं, बेसिक स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसकी तरफ फोकस ही नहीं होता. एक सेल्फ स्टडी पे और अपने आप पे वर्क करने पे फोकस कम है. तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, राइट? वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. यहाँ इंडिया में क्या है, इंडिया में क्यों इतने लोग कोटा जाते हैं, इतनी जगह पे जाके प्रिपेयर करते हैं? बिकॉज पेरेंट्स का ये माइंडसेट होता है कि हमें बच्चे को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा दिया, बाकी उसकी कहानी. तो अब काफ़ी सारे मिडिल क्लास, इवन लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा कोटा जाके पढ़ेगा बिकॉज एटलीस्ट मैंने उसे एक प्लेटफॉर्म दे दिया, उसके बाद उसकी किस्मत. बट चीज़ें ऐसी नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ समथिंग विच हैज़ टू चेंज. आपको अगर अपने बच्चे को एक विनर बनाना है तो उसके अंदर वो विनर मेंटालिटी बहुत अर्ली एज में भी डालनी पड़ेगी. True. और उसको अपने आप को एम्ब्रेस करना, अपने आप को जानना समझना भी आना चाहिए, तभी वो अपने को मैक्सिमाइज कर पाएगा. यहाँ ना कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है, मैंने खुद मेडिकल नॉन मेडिकल शायद नहीं किया, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर केस. तो वो बच्चों को कोटा भेज दो, दैट इज़ द बेस्ट आई कैन डू. Do you think that is the best they are doing? आप एक प्रैक्टिकली स्पीकिंग देखिए, कोटा के सभी टॉप इंस्टीट्यूशंस को आप ऐड कर लीजिए, उनके सक्सेस परसेंटेजेस को अगर आप देखेंगे और जो नेशनल एवरेज है इस कंपटीशन एग्जाम्स की, तो नेशनल एवरेज शायद उन कंपटीशन से, उन इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा होगी. तो अगर 2 लाख बच्चा अगर कोटा जा रहा है तो 2000 निकल रहा है, तो दैट इज रफली 1%. राइट. और अगर आप उस एग्जाम की नेशनल एवरेज देखेंगे तो शायद वो 1% से भी ज़्यादा होगी. तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज ही बच्चा उससे ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है जो वहाँ पे रिजल्ट दे रहा है. बिल्कुल. तो इसका मतलब क्या कि ज़्यादा बच्चा वहाँ जाके खराब ही हो रहा है. बिल्कुल. और आई पर्सनली फील कि इस एग्जाम प्रिपरेशन एरा में जो सबसे आपके कच्चे ईयर्स हैं, जहाँ बच्चा अभी इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, जितना वो अपने घर के एनवायरनमेंट में रह सकता है और एक्सेल कर सकता है, उतना वो कहीं नहीं करेगा. तो उन इंस्टीट्यूशंस में भी वही बच्चे एक्सेल कर रहे हैं जो पहले से आइडेंटिफाइड है.
आई थिंक वही हम पूरा टाइम बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ सिखा रहे हैं, पर वो 2 साल अगर पेरेंट्स आई थिंक उनको एक अच्छा कुकून दे सकते हैं, मे बी जो XYZ घर के काम है, कोई घर पे गेस्ट आगे, जाओ ये ले आओ बेटा समोसे पकड़ लाओ, उससे उसको रिफ्रेन करके आप उसको एक इन्वायरमेंट दे सकते हैं एंड नॉट थिंकिंग कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा इज़ रियली इम्पोर्टेंट. रीज़न पता है क्या है इसका? हर पेरेंट, जनरली जो टॉपर्स के पेरेंट्स होते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को हमेशा स्कूल में टॉप करते देखा होता है, अब इंडिया में ऐसे लाखों स्कूल्स हैं, तो ऐसे लाखों टॉपर्स हैं. पेरेंट ऐसा नहीं सोचता. पेरेंट ये सोचता है कि उस इंस्टीट्यूशन का 1% रिजल्ट है ना, तो मेरा बच्चा तो ऑलरेडी 1% से बेटर है, तो मेरा बच्चा तो वो रिजल्ट ले ही आएगा. तो इसलिए वो डाउट भी नहीं करते हैं उस चीज़ को. ओके. उनको पता है कि मेरा बच्चा तो है ही टॉप वाला, मेरा बच्चा तो है ही रैंक 1. और वहाँ तो इंडिया के सारे टॉप 1% वाले पहुँच के वहाँ पे बहुत 100. बड़ा, वहाँ इंचेस की गेम भी नहीं रहती है. Right. तो आपने एक टेस्ट में, एक चीज़ में, एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखा, तो बच्चा एकदम से अपने आप को मेंटली अलोन पाता है. और दैट्स व्हाई वी आर सीइंग सो मेनी सुसाइड्स एंड सो मेनी ऑल दोज थिंग्स कमिंग आउट ऑफ दोज सिटीज़ की बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है. बिकॉज मेंटल स्ट्रेस इज समथिंग विच मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स डोंट इवन अंडरस्टैंड. मतलब अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूँ तो हमारे पेरेंट्स को तो ये टर्म समझ भी नहीं आती थी. इस टाइम पे आप ये देखिए, जो बच्चा ग्रो हो रहा है वो बहुत कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में रहता है. आप अपने बच्चे को गलियों में नहीं भेज सकते हैं आज की डेट में. इट्स नॉट दैट सेफ एनी मोर, Yes. बिकॉज व्हीकल्स हैं, बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं जो आप नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा एक्सपोज हो, और सेफ्टी भी नहीं है उस पर्सपेक्टिव से. तो वो एक अपने कुकून में रहे हैं, दे हैव ऑलवेज लिव्ड इन दैट बिल्कुल. शेल. उसके बाद एकदम से आपने उसे लाइक फिश आउटसाइड द वाटर वाला जो एनवायरनमेंट होता है उसमें फेंक दिया है, और उसे पता भी नहीं है कि फेलियर्स क्या होते हैं. उसने कभी जिंदगी में सब फेलियर्स कुछ ही- देखे भी नहीं है. कितना वल्नरेबल हो गया सारा कुछ वल्नरेबिलिटी. ही. और प्लस जितनी ऐसे सिटीज़ हैं वहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ को अट्रैक्ट करने वाले लोग भी बहुत हैं. Right. ड्रग्स का एक्सेस बहुत ज़्यादा है, वीडियो गेम्स का एक्सेस बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस, Distractions हैं ज़्यादा. डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है. और जब बच्चे पे कंट्रोल भी नहीं है, कोई ऑब्जर्व करने के लिए भी नहीं है, फॉर देम टू गेट इंटाइज्ड टुवर्ड्स दीज डिस्ट्रैक्शंस It's आर pretty- ऑलवेज मोर. Right. और कभी वो टॉप इंस्टीट्यूशंस नहीं छोड़ेंगे, पढ़ते रहेंगे वहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, बिकॉज आप हमेशा एक टॉपर के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं. ठीक है ना. हम वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमारी टीम जीती है. बिल्कुल. ठीक है ना. बिकॉज हमें है कि हम विनर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं. तो आपको है कि मुझे पढ़ना उसी टॉप इंस्टीट्यूशन में है, चाहे बेशक मैं उसके 1 लाख बच्चों में से शायद 1 लाखवां बच्चा ही हूँ, बट मुझे पता है कि टॉपर्स यहीं से आते हैं. आई कैन प्राउडली से कि मैं वहाँ से पढ़ा था जहाँ से रैंक 1 आया. तो ये सारी चीज़ें कंसर्निंग है, विच वी रियली नीड टू वर्क अपॉन. सो आई डोंट थिंक सो kids should be left in such unknown waters at Especially such an in- early age, Early भी I think very crucial years, 2 years of your life. where their nutrition is important, their sleep cycles are important, their micros are very important, very जहाँ important. पेरेंट्स का आई थिंक सबसे मेजर रोल आता है. Exactly. उन 2 years को तो आप अपने बच्चे को डेडिकेट कर ही सकते हैं, because ultimately that is going to shape up their entire career. Once you have given so many facilities, so many things on platter to them, then why not those 2 years also? बिल्कुल. तो ये बहुत important है. आई थिंक मेरे लिए तो है ही है, बट जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत सारे टेक होम्स हैं. एंड आई सो थिंक कि ये पॉडकास्ट देखते हुए देखो उनको पेपर और पेन साथ में रखना चाहिए. एंड यू हैव बीन मेंटर फॉर सो मेनी पीपल. मुझे बस एक क्वेश्चन इंट्रीग कर रहा है बहुत बार कि पीपल लुक अप टू यू, दीपक सर. तो आपने टीचिंग स्पेशली ये PCMB और इसकी आपने क्यों बीच में, मतलब आप बीच में नहीं, आपने ये शिफ्ट क्यों किया आपने? When I passed out from IIT in 2008, तब कभी प्लान भी नहीं था कि शायद मैं वापस अपने नेटिव सिटी में आऊँगा, रहूँगा. सोचा नहीं था. आई वर्कड अब्रॉड फॉर एन ईयर, स्विट्जरलैंड में था 1 साल, बट माई मदर्स हेल्थ काइंड ऑफ पुश्ड मी कि नहीं, पॉसिबल नहीं है. तो आई केम बैक विद दिस माइंडसेट कि मैं बिल्कुल कल्चरली चीज़ें चेंज करूँगा. तो कोचिंग डेफिनेटली वॉज नॉट माई फर्स्ट लव. द इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स वॉज. तो मुझे था कि मैं एंटरप्रेन्योरियल कल्चर, ये सब चीज़ें धीरे धीरे बिल्ड करूँगा. स्टार्टिंग में काफ़ी कोशिशें की, बहुत कुछ हुआ भी, बट टेस्ट प्रेप इतनी डिमांडिंग और इतनी ज़्यादा हाई इन्वॉल्वमेंट कहानी हो जाती है कि आप वो सब कर नहीं सकते. पर्सनल हेल्थ टुक अ टोल. आई गेन्ड अराउंड 40-50 kgs अगेन, और स्लीप साइकिल्स, ये वो बहुत कुछ डिस्टर्ब हुआ. जो कोर
आइडियोलॉजी थी जिसके पीछे मैं आया था वो कहीं ना कहीं छुप गई. और 2012-13 ऑनवर्ड्स व्हाट आई हैव सीन कि एग्जाम इतना इंसैनिटी लेवल पे चला गया कि वो अंदर से कॉन्शियस लेवल पे भी मज़ा नहीं आ रहा था कि व्हाट आई एम डूइंग इज़ नॉट समथिंग आई डोंट इवन बिलीव एट द कोर ऑफ इट. कि मुझे लगता नहीं है कि इतना मेहनत और इतनी पागलपंती की ज़रूरत है बच्चों को जो हमें करवानी पड़ती है इसलिए. तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज वांटेड टू कम आउट. 2016 से आई वाज ट्राइंग एंड व्हेन दिस अपॉर्चुनिटी केम दिस unicorn approached me for a buyout, so I was the first one to jump out of the wagon. और अब जो हम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा exciting है. We are You're again back with the students, right? exactly back with the students and again rewiring the entire thing the way I wanted to. Yeah. So we are incubating startups. We have already incubated more than 10 startups in last 4 to 5 months. एक IIT मद्रास का है, एक IIT बॉम्बे का है, लोकल कॉलेजेस में भी हैं, एक DY पाटिल से है. बहुत डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चों से हमने इंटरेक्ट किया. वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं कई जिनके साथ हम काम कर रहे हैं. और ब्लॉकचेन वेब3 को इंडिया में एक अलग कल्चर की तरह लेके आ रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज इंटरनेट जो न्यू वर्जन ऑफ इंटरनेट है उसको कैसे हम एम्ब्रेस कर सकते हैं. बिकॉज आई पर्सनली फील कि जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इंडिया के लिए इतनी रेलिवेंट नहीं रहने वाली. बिकॉज डेटा सेट्स जिनके ऊपर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को ट्रेन करते हैं वो हमारे पास नहीं है. वो माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक्स, यूट्यूब्स एंड एप्पल्स ऑफ द वर्ल्ड के पास है. विल नेवर हैव दैट एक्सेस टू दोज डेटा सेट्स. मतलब आई एम वेरी अमेज्ड कि एक दो एंटरप्रेन्योर्स हैं जैसे कि भावेश इज डूइंग इट जो बहुत कोशिश कर रहे हैं इसमें. एंड हैट्स ऑफ टू देम दैट दे स्टिल फाइटिंग दैट बैटल बिकॉज स्टिल दे हैव द डेटा सेट्स बिकॉज दे हैव डेल्ट विद द कंज्यूमर बेस फॉर ऑल दीज ईयर्स. पर अदरवाइज किसी और कंपनी के लिए इतना ईजी ये नहीं है. पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सच जिसमें अभी अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे बात करूं तो मेजॉरिटी अच्छे डेवलपर्स इंडिया से ही हैं अक्रॉस ऑल द बिग ब्लॉकचेन्स ऑल्सो. आप बिटकॉइन इकोसिस्टम की बात करिए, इथीरियम की बात करिए, ICP की बात करिए जिससे मैं एसोसिएटेड हूँ, काफ़ी लोग कोर लेवल पे इंडियंस हैं. तो दिस इज़ वेयर आई पर्सनली सी कि ये ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए जहाँ पे हम वी कैन टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड और हम शायद नेक्स्ट बिग टेक ऑफ द वर्ल्ड बिल्ड कर रहे होंगे. Wow. That's your vision and manifestation, right? I'm really manifesting in Sir, that मुझे लग direction. रहा है हमें part 2 shoot करना पड़ेगा and how can this blockchain technology help this current education system और इसमें एक और बहुत important point. प्लीज पेरेंट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि 6-7 साल के बच्चों को ब्लॉकचेन पढ़ाना शुरू कर दीजिए. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज रिक्वायर्ड. कुछ नहीं है ऐसा. टेक्नोलॉजीज आप कभी भी सीख जाएगा बच्चा, कुछ नहीं है. उनको अभी उन्हीं चीजों में रखे जो उनके लिए रेलेवेंट है. Yes. So But yeah, I mean, this is again very intriguing topic because blockchain से लोग हमेशा Bitcoin और cryptocurrencies को करते हैं relate. But मेरा खुद का भी blockchain में startup है. yes, you are quite a renowned name in this space now. But वही I think this message of the usage of blockchain should reach masses. But I was just seeing a video metaverses के applications में कि जापान में what they are doing कि जो स्टोर्स हैं उसमें रोबोटिक आर्म्स काम कर रही हैं और उनको मेटावर्स के थ्रू गाइड कर रहे हैं लोग घर बैठे हुए. राइट. तो पीपल आर नॉट गोइंग टू ऑफिसेज एनी मोर बिकॉज कम्यूटिंग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कॉस्ट, ऑफिस स्पेस कॉस्ट बहुत बड़ी है जापान में. तो रोबोटिक आर्म को घर बैठा बंदा ऑकुलस के थ्रू चला रहा है. राइट. और आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स होती हैं जहाँ पे अनट्रेन्ड वर्कर कैन इवन लूज देयर लाइव्स ऑल्सो. तो वो ट्रेनिंग आपकी सारी इन टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो सकती है. बच्चों को हार्वर्ड का एक्सपीरियंस आप एक नॉर्थ ईस्ट के रिमोट विलेज में भी दे सकते हैं. बिल्कुल सही. तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं. The way world is shaping up. That's how my dream is for that matter. Yeah. I really admire you for that particular thing that आपने इतना बड़ा step forward लिया है and wishing you very best for that also. Thank you and same to you for that matter. Thank you. And thank you for all amazing insights and there is I'm so full of with so many insights and take homes कि I'm literally a little overwhelmed right now. So thanks again for your time because I think I really was looking forward कि आप आए हमारे podcast में and thank you so much for coming and your time. Thank you, ma'am.